नमस्कार। खेती किसानी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं कृषि समस्याओं के सटीक निवारण लेकर आपके द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। आज के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़ रुद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों से बीज संशोधन की विस्तृत जानकारी एवं अमरूद में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों एवं बाग प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंचे। किसान भाइयों और बहनों, पिछले अंक में हमने आपको जैव उर्वरकों के बारे में बताते हुए पूसा डीकंपोजर की विस्तृत जानकारी दी थी, जिसे आपने खूब सराहा और कई किसान भाई इसे अपनाकर धान की पराली का समुचित प्रबंधन भी कर रहे हैं। किसान भाइयों ने दालों सहित अन्य फसलों में अच्छी उपज लेने हेतु बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरकों से बीज संशोधन की विस्तृत जानकारी मांगी है। फसल उत्पादकता एवं मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु पूसा संस्थान ने महत्वपूर्ण जैव उर्वरकों का निर्माण किया है। आइए अधिक जानकारी हेतु आपको सुनवाते हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर वाईवी सिंह जी को। किसान भाइयों, मैं आपको जीवाणु खाद, जिनको जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जैव उर्वरक असल में है क्या? ये जो हैं, जो लाभदायक जीवाणु हैं, उनके उत्पाद होते हैं जो हम बीज में या मिट्टी में इनका प्रयोग यदि करते हैं तो ये पौधों को पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारते हैं। इनका असल में जीवाणु खादों का अब महत्व क्या है, क्यों अब बढ़ रहा है? क्योंकि हम सभी किसान जानते हैं कि मिट्टी में रसायनों का इतना प्रयोग हुआ है पिछले काफी सालों में, तो मिट्टी का स्वास्थ्य काफी खराब हुआ है। और उसमें लाभदायक जीवाणु पहले होते थे, अभी भी हैं, मगर उनकी संख्या लगातार बहुत कम होती जा रही है। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। इसी लिए हम मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए और पोषक तत्वों की उपलब्धता इन जीवाणुओं से बढ़ाने के लिए हम जीवाणु खादों का प्रयोग करते हैं। तो ये कई तरह के जीवाणु खाद उपलब्ध हैं जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर। इन सब के लिए आजकल जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। इनके बारे में यदि हम बताएं थोड़े विस्तार में, तो नाइट्रोजन के लिए हमारे पास कई ये जीवाणु खाद उपलब्ध है। जैसे दाल या फसलों के लिए राइजोबियम होता है, जो हर दाल की फसल के अलग अलग होता है। वो राइजोबियम क्या करता है, ये दाल बीज का जब उपचार करते हैं तो वो इसमें जो गांठें बनती हैं दाल या फसलों में, उनकी संख्या बढ़ाता है और उनका जो साइज है उसको भी बढ़ाता है। और हवा में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण में उनको सहायता करता है और ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन उसको उपलब्ध होता है। इसके अलावा जो दूसरी फसलें हैं, जो अन्न वाली फसलें हैं, सरसों है, उनके लिए अजेटोबैक्टर नाम का जीवाणु खाद प्रयोग होता है। जो मोटे अनाज है उनके लिए एजोस्पिलम होता है। इसके अलावा जो धान के लिए नीलहरी शैवाल और एजोला है। इस तरह ये हुए नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले जीवाणु खाद। इसके अलावा फास्फोरस के लिए दो जीवाणु खाद हैं। एक है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, पीएसपी जिसको बोलते हैं, और एक है माइकोराइजा। ये दोनों फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। मिट्टी में फास्फोरस होता है मगर वो पौधों को उपलब्ध नहीं होता, मगर ये अपनी प्रक्रिया से द्वारा उसको फास्फोरस को उपलब्ध करा देते हैं पौधे को। इसके अलावा पोटास के लिए पोटास सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है और जिंक वाला है, जिंक सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, सल्फर है और आयरन वाला भी आजकल उपलब्ध है। इस तरह नए नए उत्पाद आ रहे हैं और विभिन्न पोषक तत्वों के लिए नए नए जीवाणु खाद उपलब्ध हैं। और इनको प्रयोग कैसे किया जाए? अब प्रश्न होता है कैसे प्रयोग किया है, क्योंकि ये जीवाणु खाद जो है दो अवस्थाओं में उपलब्ध होते हैं। एक है पाउडर वाला रूप,
जो जैसे ये है पाउडर है, इसमें 200 ग्राम पाउडर होता है जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा है तरल उत्पाद जो 50 ml है, ये भी 1 एकड़ के लिए उपलब्ध होता है पूसा में। अलग अलग जगह आप देखेंगे तो काफी जगह वो उनका साइज थोड़ा अलग अलग हो सकता है। इस तरह सभी उत्पाद जो ये पूसा संस्थान में पाउडर के फॉर्म में उपलब्ध हैं और तरल के रूप में उपलब्ध हैं। और इसके बाद बात आएगी कि इनका प्रयोग कैसे किया जाए। प्रयोग करने के लिए पहले तो यह है कि इन दोनों के लिए पहले हम पानी में गुड़ का घोल बनाएंगे। घोल बनाने के लिए हम 5% घोल बनाएंगे। 1 लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ को घोलेंगे, उसको उबालेंगे और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें जो ये पाउडर वाला फॉर्मुलेशन है इसको काट के उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसको बीज में मिलाएंगे और यदि पौध का उपचार करना है तो पौध उसका घोल बना लेंगे। पौध को आधे घंटे या करीब 1 घंटा उसमें घोल डुबा के रखेंगे, उसके बाद उसकी रोपाई करेंगे। ये तो हो गया पाउडर वाला फॉर्मुलेशन। यदि लिक्विड आपको मिलता है, आप लेते हैं, तो लिक्विड वाले के लिए आपको गुड़ वाला घोल बनाने की जरूरत नहीं है। उसको सादे पानी में भी आप घोल सकते हैं, मगर पानी की मात्रा जो जिसमें हम डाइल्यूशन करेंगे उसको बीज की मात्रा के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि बीज ये जो हमारे पैकेट हैं, जो बोतल हैं, ये सब 1 एकड़ के लिए तैयार की गई है। उसके लिए हम पानी की मात्रा को कम ज्यादा कर सकते हैं। वो पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि वो आपका जो बीज है उसमें ठीक से उसको गीला कर दे। और जब आपका घोल तैयार हो गया तो बीज में आप मिलाएंगे हाथ से, और हाथ जब मिलाएंगे उस टाइम हाथ पे आप ग्लव्स चढ़ा लें या पॉलीथीन वगैरह चढ़ा लें, क्योंकि ये जीवाणु है। और क्योंकि उसको नंगे हाथों से प्रयोग ना करें। और उपचारित यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप उपचारित करने के बाद अपने हाथों को ठीक से धोएं, कुछ भी खाने से पहले। इस तरह आप बीज का उपचार कर लेंगे। उसके बाद उपचार करने के बाद उपचारित बीज को छाया में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में सुखाएंगे। और सुखाने के बाद उसको खेत में बुआई कर देंगे जितना जल्दी हो सके। तो इसमें ये ध्यान देंगे बहुत पहले ना करें, जब आप खेत का तैयार आपका हो जाए, बोने का समय हो, उसी टाइम उपचारित करें। और दूसरे, ये तो बीज की बात हुई। यदि आप पौध उपचार कर रहे हैं तो पौध को भी 1 घंटा रखें घोल में, उसके बाद उसको निकाल के आप खेत में रोपाई कर दें। तीसरा तरीका है कि आप मिट्टी में यदि आप मिला रहे हैं तो मिट्टी में मिलाने के लिए आप ये जीवाणु खाद की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे इसमें आप 50 ml है तो उसमें 200 ml आपको लेना पड़ेगा। तो और उसको खाद में या मिट्टी में मिला के अच्छे से छिड़क देंगे और उसके बाद खेत की जुताई कर देंगे बुआई से पहले। तो मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप बीज का उपचार करें या पौध का उपचार करें, वही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्योंकि वो तब ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब वो बीज के आसपास होगा, तो वो जड़ के आसपास रहेगा, तो वो जो भी आपके पोषक तत्व वो उपलब्ध कराएगा, जड़ को उपलब्ध कराएगा और पौधे के ज़्यादा काम आएगा। और ये सब करने के समय सावधानियां भी कुछ रखनी चाहिए। ये सावधानी एक तो ये होगी कि आप जब जो भी जीवाणु खाद खरीद रहे हैं उसको जब आप ले आए तो उसको धूप में ना रखें या बहुत गर्म जगह में रखें, अपने घर के अंदर रखें, क्योंकि धूप में जाने से जीवाणु वो नष्ट होने का संभावना रहती है। इसके बाद एक प्रश्न आता है, किसान काफी प्रश्न करते हैं, फोन भी करते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा ये जीवाणु खाद। आपको पूसा संस्थान में कभी भी, जो ऑफिस खुलने का दिन है उसमें कभी भी आप आकर ले जा सकते हैं, या जैसे पूसा मेला होता है उसमें भी ले सकते हैं, या आप आजकल डाक द्वारा भी पूसा के जो जीवाणु खाद हैं उनको मंगा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक नंबर बताना चाहूंगा। वो नंबर है 9079203359। ये डॉक्टर ब्रजेश कुमार मिश्रा का नंबर है। आप उनको व्हाट्सएप कर दें, अपना पता लिख दें और ये लिख दें कि आपको कौन सा बायो फर्टिलाइजर, कौन सा जीवाणु खाद कितना चाहिए। वो एक आपको नंबर देंगे जिस पर आपको वो जीवाणु खाद का जितना पैसा होता है वो और
पोस्टेज चार्ज भी आपको बता देंगे ताकि आप घर पे ही उसको मंगा सकें। तो आप जब भी आप खेत की बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, उससे काफी पहले आप कोशिश कीजिए कि आप जीवाणु खाद अपने पास आपका उपलब्ध हो जाए, ताकि आपका बुआई के समय या रोपाई के समय आपके पास जीवाणु खाद उपलब्ध हो और उसका आप प्रयोग कर सकें। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जीवाणु खाद बहुत ज़रूरी है, आजकल के समय में बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती ना करके जो अलग जो संरक्षित खेती कर रहे हैं, उसके लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इसका प्रयोग करें ताकि उनकी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब ना हो। जो खराब हो चुका है उसको सुधार करके इनका प्रयोग किया जा सके। फलों में अमरूद एक प्रमुख फसल है जिसकी किसान भाई सर्दियों और बरसात में खेती करते हैं। कई किसान भाइयों ने अमरूद के बाग के रखरखाव के बारे में पूछा है। अमरूद में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों एवं बाग प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित गोस्वामी। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम अमरूद के विषय में चर्चा करेंगे। अमरूद भारत का चौथा प्रमुख फल वृक्ष है। आप इसकी खेती के बारे में जानना चाहेंगे, कौन कौन सी रोग एवं कीट व्याधियां हैं, कौन कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं, अमरूद में कितनी प्रति एकड़ आय मिलती है और अमरूद की कहां कहां पौध उपलब्ध है। इन सारी जानकारियों के लिए मैं अमित कुमार गोस्वामी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आपका पूसा समाचार के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करें अमरूद इतना पॉपुलर फल क्यों होता जा रहा है। हम देखें कि हमारे देश में हर दूसरे घर में डायबिटीज की समस्या है, कोई ना कोई पेट से संबंधित रोगों से पीड़ित है। कोविड के टाइम पे हमने विटामिन सी की इंपॉर्टेंस को देखी है। प्रति एकड़ आय दिन पर दिन किसानों की कम होती जा रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं अलग पर्यावरण संबंधी समस्याएं, कीटनाशकों का ज्यादा प्रयोग, इन सारी चीजों में अमरूद अपने आप को एक विशिष्ट फल की श्रेणी में लाता है। अमरूद के आप रकबे की बात करें तो हम पिछले 30 सालों में अमरूद का रकबा 4 गुना बढ़ चुका है। अमरूद की आप उत्पादकता की बात करें तो अमरूद की उत्पादकता भी करीब करीब 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है। अमरूद की प्रजातियों की बात करें तो अमरूद की देश में पूरे क्षेत्रों में अलग अलग 150 से अधिक उन्नतशील प्रजातियां हैं। अमरूद की हम प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो अमरूद किसी भी फल वृक्ष की तुलना में अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर रखता है। ये सारी विशिष्ट क्वालिटीज जो अमरूद में उपलब्ध है, इसके कारण अमरूद किसानों के बीच में भी और आम जनता के बीच में भी दिन पर दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। पूसा संस्थान ने अमरूद पे काफी समय से काम कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने अमरूद की 2 उन्नतशील प्रजातियां पूसा आरुषि एवं पूसा प्रतीक्षा विकसित की है। अमरूद में हम प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो अमरूद के प्रति एकड़ उत्पादन में अगर हम इसको 3 बाई 3 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो करीब हमें 1100 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमको इसकी हम प्लांटिंग करते हैं। अब 1100 पौधे में अगर हम एक पौधे से भी 50 केजी प्रति पौधे के उत्पादन की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना उत्पादन हो रहा है। अमरूद के जो इस समय उचित मूल्य मिल रहे हैं वो 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अमरूद के मूल्य आराम से सर्दियों की फसल के होलसेल रेट में उपलब्ध है। तो किसान भाई ये सोच सकते हैं कि अगर 1100 पौधों को 50 केजी प्रति पौधे के हिसाब से और अगर हमको 30 से 50 रुपए रेट भी मिल रहे हैं तो अच्छी खासी हमें 3 से 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की कुल आय आराम से अमरूद से मिल सकती है। अब हम अमरूद की बाकी उपलब्धताओं के बारे में बात करें तो अमरूद में 2 ही समस्याएं आती हैं, एक फल मक्खी और दूसरा उकठा रोग। उकठा रोग के साथ साथ आजकल नेमेटोड की समस्या भी बढ़ रही है। तो फल मक्खी का सबसे उचित निदान है हम फसल चक्र में परिवर्तन करें या हम फलों की बैगिंग करें। आप देख सकते हैं कि फलों को हमने कैसे एक पॉलीप्रोपाइलीन ट्यूब या ये आजकल मार्केट में बैगिंग के लिए अलग से पॉलीथीन उपलब्ध है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, जिसको हम मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। एक तो हमें अमरूद में किसी तरीके की कीटनाशक का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। तो हम जैसे हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं कि पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्शन, तो पेस्टिसाइड फ्री प्रोडक्शन भी होगा। इसके साथ साथ हमें उसका फल का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब हम फ्रूट थिनिंग के साथ बैगिंग करते हैं, यानी कि हम अमरूद में एक्स्ट्रा फलों को झाड़ देते हैं, तो फलों का साइज बहुत अच्छा मिलता है, कलर बहुत अच्छा मिलता है, यूनिफॉर्म शेप में रहता है और उसके मार्केट में रेट भी 1.5 से 2 गुना ऊपर से मिल जाते हैं। उकठा रोग की बात करें तो उकठा रोग के रोग प्रबंधन के लिए हमको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें फलों में जहां भी हम अमरूद की खेती करें वहां हमें गहरी जुताई नहीं करनी है तने के आसपास, क्योंकि अमरूद की जो पोषण वाली जड़ें होती हैं, खाना खाने वाली जड़ें होती हैं, वो सिर्फ ऊपर से 25 सेंटीमीटर की गहराई में ही होती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें तने के आसपास बहुत गहरी जुताई नहीं करनी है।
कैसे भी करके हमें फ्लडिंग नहीं करना है। अगर हम हमने अमरूद की जड़ों को होने वाले नुकसान से बचा ले तो अमरूद में उकटा का प्रबंधन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इसके साथ साथ अमरूद के बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनने लगे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अमरूद का नेक्टर मार्केट में बहुत बहुतायत में उपलब्ध है। तो जो अमरूद की पिंक फ्लैश वाली वैरायटी है, गुलाबी गूदे वाली वैरायटी है, जैसे कि पूषा आरुषि, अर्का किरण, ललित, हिसार सुरखा, इन सारी प्रजातियों का प्रयोग हम प्रसंस्करण के माध्यम में भी कर सकते हैं। ये सारी बहुत अच्छी उत्पादन वाली फसलें हैं और इन सब प्रजातियां हैं, इन सब का प्रयोग करके किसान भाई बहुत अच्छी आय ले सकते हैं। चौथा, अमरूद का सबसे अच्छा कारण है कि अमरूद सघन बागवानी के लिए बहुत उपयुक्त फल है। अगर अमरूद की हम 3 बाई 3 की मीटर की दूरी पे लगाते हैं तो अमरूद में बहुत अच्छी संख्या में हम प्रति एकड़ पौधे लगा सकते हैं और प्रति एकड़ पौधे लगाने के साथ साथ हमें प्रति एकड़ उत्पादन एवं आय भी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत साधारण सा कारण है कि अमरूद में जो फलन आता है वो नए प्ररोहों नए कल्लों पे आता है। तो अमरूद की जो पुरानी शाखाएं हैं, एक दूसरे से रगड़ खाने वाली शाखाएं हैं, उन सबको हम हर वर्ष अप्रैल के पहले मतलब मार्च के महीने में, मार्च के प्रथम से द्वितीय पखवाड़े में नॉर्थ इंडिया के इस क्षेत्र में उनकी पुरानी शाखाओं को निकाल देते हैं, जिससे कि नए प्ररोहों पे फूल आते हैं और उन फूलों से हमें बहुत अच्छा उत्पादन वाले फल मिलते हैं। अगर हम बरसात की फसल बिल्कुल नहीं लेना चाहें तो तब भी हमको अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हमें अमरूद की प्रूनिंग करनी है, जिसमें भी फूल आए हैं उन शाखाओं को भी साथ में काट लेना है। तो इससे हमें सर्दियों की जो फसल होगी उसका उत्पादन करीब करीब डबल हो जाएगा और गुणवत्तायुक्त हमें फसल भी मिलेगी। किसी भी पेस्टिसाइड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमें, जिसको हम कहते हैं नेचुरल प्रोडक्ट, और आय भी हमारी बढ़ेगी, लागत भी हमारी कम होगी। तो ये सारी मूल चीजें हैं। हमें अमरूद की खेती के समय प्रजातियों का चयन, खेत की अच्छी से तैयारी, इसके साथ साथ सदाई एवं क्रंतन, उसके साथ में फल मक्खी के निदान के लिए बैगिंग एवं फ्रूट थिनिंग, इसमें बिल्ट की समस्या के निदान के लिए गहरी जुताई से बचें, पानी भरने से बचें, जड़ों को नुकसान से बचें। तो ये सारी चीजें किसान भाई करेंगे तो इतने से छोटे से पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में हम बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हम अपने आय को भी अच्छा कर सकते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा कर सकते हैं, हम अपने परिवार के पोषण एवं समाज के पोषण का भी बहुत अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। इसलिए अमरूद को गरीबों का सेव भी कहा गया है। और अब गरीबों से साथ साथ जो जितने भी लोग हैं, हर क्षेत्र हर वर्ग के प्राणी अमरूद की फसल को बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि अमरूद अब एक औषधि फल की तरह जाना जाता है। सभी को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग आज इस सभा में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21वीं किस्त किसानों को जारी कर रहे हैं। करीब 4 करोड़ 9 हजार किसानों के खाते में पैसा जा चुका साथियों। जय जवान, जय जवान, जय जवान। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी की पत्तियों के जाली नुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है।
इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉड बोरर यानी फली भेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए नीम के तेल को 5% की दर से छिड़काव करें या रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ण विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान के लिए सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल एक्स को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।